हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचित और दिलचस्प होने वाली है। आशा करता हूँ आपको इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वी डोंट प्रमोट एनी इनलीगल एक्टिविटी। हमारा चैनल किसी भी इनलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता है और न ही हैकिंग के लिए किसी को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ अरसा पहले अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जिसे हम और आप आम बोलचाल में एफबीआई के नाम से जानते हैं, एक लिस्ट जारी की थी। ये लिस्ट उन शातिर और शार्प हैकरों की थी जिनकी उंगलियों का इशारा पाकर दुनिया का कोई भी कंप्यूटर मजबूत से मजबूत तालों से जड़ा कोई लैपटॉप या सर्वर उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। आज की कहानी का किरदार भी उन्हीं शातिर और शार्प हैकरों में से एक है जिसकी असली पहचान कई नामों की थमें छुपी हुई है। हालांकि उसे एक ऐसा नाम भी मिला जिसे सुनकर दुनिया भर की कई एजेंसियों का हलक सूख जाता है। कई नामी गिरामी संस्थान उसका नाम सुनते ही शायद सबसे ज्यादा दुखी भी हो जाते होंगे। लेकिन उस हैकर का एक नाम हैप्पी हैकर भी है। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने की एक सबसे बड़ी वजह कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक जमाने के सामने आई हैं उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यहाँ तक कि जब उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ जेल ले जाया जा रहा था तब भी उसके चेहरे पर उसकी सदाबहार मुस्कुराहट खिल रही थी। शातिर और तेज दिमाग हैप्पी हैकर वास्तव में कितना स्मार्ट है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक जांच एजेंसी एफबीआई इसकी परछाई को पाने के लिए पूरे 5 साल तक दुनिया भर की धूल फांकती रही। एफबीआई की गर्ज की वजह से ही दुनिया की पुलिस यानी इंटरपोल भी उसकी हर आहट पर कंगाए बैठी रही, लेकिन उन्हें भी इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। असल में इस हैकर के किस्से का सिलसिला शुरू होता है 2009 में। अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिल रही थीं। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उनके पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं। बैंकों को शिकायत पहुंचाने वाले आम खाता धारक या आम ग्राहक ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो बड़े बड़े संस्थाओं के बड़े बड़े अधिकारी और कॉरपोरेट घराने भी थे, जिनकी यही शिकायत थी कि उनके खातों को खोखला किया जा रहा है और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ऐसी ही शिकायत थी दुनिया भर को सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। जाहिर है ये इस शिकायत ने अमेरिका की पुलिस को बुरी तरह से चौकन्ना कर दिया। उसे समझ में आ गया कि ये मामला बेहद गंभीर और संगीन है, और साथ ही ये भी अंदाज़ा जॉर्जिया की पुलिस ने लगा लिया कि ये उसके बस की बात भी नहीं है। लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर एफबीआई अलर्ट हो गया। एफबीआई ने जब शिकायतों के अंबार को देखा तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सकी, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिनसे जुड़े खातों को खंगालकर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और ये सब कुछ हुआ था महज 3 साल के भीतर। हैकिंग के इस मामले में जब एफबीआई जांच के मैदान में कूदी तो वो ये बात तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है उसकी तमाम जानकारी, डाटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का इख्तियार हो गया था जो न जाने कहाँ था। लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में ज़रूर भटकने को मजबूर हो गई थी। तफ्तीश कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के भीतर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 6 करोड़ 6 लाख रुपये अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद इतना ही वक्त लग जाए जितने समय में इसे चुराया गया। शायद ये रकम का ही कमाल था जिसने एफबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। एफबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये है कौन जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों की भी नींद चुरा ली थी। ये कोई ऐसा छलावा था जिसकी परछाई तक का जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रहा था। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते एफबीआई के एजेंटों की आंखें सूज गई थी। लेकिन कामयाबी किसी खोए हुए ख्वाब की मानिंद उनकी नज़रों से दूर थी। तभी उन्हें एक सूचना मिलती है जिसने करीब करीब थक चुके एफबीआई एजेंटों को बॉर्नवीटा का नया डोज दे दिया। खबर थी कि अल्जीरिया में एक हैकर है, हमजा बेंडेलाज,
ये हमजा बेंडलाज कौन है, क्या करता है, और अगर ये इतना ही बड़ा हैकर है तो इसका नाम तो पहले एफबीआई ने क्यों नहीं सुना। अब एफबीआई के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे सबके सबन हाथ होकर इस नाम के पीछे पड़ गए। कुंडली खोदकर बाहर निकाल लाने में माहिर एफबीआई ने देखते ही देखते हमरे लाज का भी सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जिस पुलिस और सूत्र के जरिए एफबीआई को हमजा के बारे में पता चला था उसी से भी पता चला कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खातों में खलबली मचाकर उसे खुला करने का भी शय। इसी शक के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नी फहरिस्त तैयार करने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी एफबीआई का एक एजेंट लगा गया। महीनों भटकने के बाद एफबीआई एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और बड़े ही नाटकीय अंदाज में उस एजेंट को भी हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीता और मिलकर हैकिंग करके खासतौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध हलगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उस दौर में एक अन्य सॉफ्टवेयर चलने में आ चुका था, नाम था स्पाई आई। असल में डार्कनेट पर मशहूर ये सॉफ्टवेयर खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद एफबीआई के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। लिहाजा वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने का इरादा करता है और इसके लिए बाकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा एफबीआई के हाथों से फिसल जाता है। बेशक एफबीआई का ये ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन एफबीआई के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि जिस परछाई का वो अभी तक पीछा कर रहे थे अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका होता है। यानी हमजा की पहचान अब एफबीआई को पूरी तरह से मिल जाती है ताकि उसके चेहरे को वो पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर सके। उधर एफबीआई हमजा की कुंडली पढ़ने लगती है। खुलासा होता है कि एक छोटे से शर्टजीव जुकार होने वाला था। 1980 पिछाई में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज था और गणित उसका सबसे प्रिय विषय था। लिहाजा जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना बना लिया और कंप्यूटर से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में उसे इतनी जानकारी हो गई थी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कि कोई एक्सपर्ट भी उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता। वो जब पार्ट टाइम काम करने के लिए गया तो उसने कंप्यूटर की रिपेयरिंग का ही काम चुना और कंप्यूटर ठीक करते करते अचानक उसे अपने कंप्यूटर के जरिए दूसरों के कंप्यूटर में झांकने का शौक लग गया और देखते ही देखते वो हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में ही कंप्यूटर हैकर के लोगों को हैरान कर देता, लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर हैकर बन गया और दूसरे के खातों तक में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो ऐसे तोड़ता था मानो गिनती का खेल रहा हो। जिस समय हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था, अल्जीरिया से हजारों किमी दूर रूस में एक और शख्स था जिसे भी हैकिंग करना बेहद पसंद था। उसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो 25 बरस का था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र ही थे। एफबीआई की तफ्तीश यही कहती है कि जिस सॉफ्टवेयर स्पाई आई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटरों को खोखला किया वो असल में पेनिन ने ही तैयार किया था। लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों के बीच जल्दी ही यारी भी हो गई। जब दो दीवाने में मिल गए तो फिर दुनिया का कहाँ डर। लिहाजा दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाया अपना हथियार और निकल पड़े दुनिया को खोखला करने। इनकी बदमाशी का वायरस के जरिए स्पाई आई के जरिए लोग दुनिया भर के तमाम लोगों के कंप्यूटर को हड़पते जा रहे थे। अब उसी सॉफ्टवेयर को इन लोगों ने डार्कनेट पर बेचना भी शुरू कर दिया। इन लोगों के तेजी से बढ़ते दमों की आहट जैसे ही अमेरिका पहुंची और अमेरिका में शिकायतों के अंबार लगने शुरू हो गए तो फिर इनकी तलाश शुरू हुई। मगर जिनके दिमाग भी कंप्यूटर से तेज हों तो वो एफबीआई जैसी लपट चलने वाली एनसी के हाथ भी कैसे लग सकते थे। लिहाजा ये दोनों हर दुनिया की तमाम एजेंसियों को धता बताते हुए सरपट दौड़े चले जा रहे थे। लेकिन 2009 से शुरू हुए इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2000 में अचानक इनकी रफ्तार को ब्रेक लगता है। जनवरी 2018 को हमजा अपनी नई नवेली बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम ये था कि मलेशिया से वो सीधे का हिरायानी का रोजाना था। शातिर और शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्नार हता था कि अपना फ़ोन कभी भी एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करना किसी
भी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता। एजेंसियों की नारंगी लिए अक्सर डिलाइट फ़ोन से बात करता। बहरहाल मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद इसे काहिरा के रास्ते में जब थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी उसे पहचान लेते हैं। लिहाजा पुलिस अफसर उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं। पुलिस अधिकारियों की बातचीत के दौरान वो अपनी पहचान नहीं छुपाता, बल्कि साफ साफ ईमानदारी से और मुस्कुराते हुए सारी बातें बता भी देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसके किसी भी गुनाह में उसकी बीवी का कोई रोल नहीं, लिहाजा उसे सफर जारी रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। बीवी के जाने के बाद हमजा पुलिस के कब्जे में आ जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी होती है 8 जनवरी 2013 को। उसके बाद इंटरपोल के पुलिस अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों और एफबीआई से बात करते हैं और यहां से शुरू होती है 5 महीने की न रुकने वाली एफबीआई की दौड़ भाग, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि और उससे जुड़ी तमाम औपचारिकताओं को पूरी करने और इतने नामी और शातिर अपराधी को हाथ से जाने न देने की जिद ने एफबीआई के एजेंटों को थका देने वाली दौड़ में झोंक दिया। मई 2013 को हमजा को अमेरिकी अधिकारी अपने साथ अमेरिका ले जाने में कामयाबी हासिल पा ही लेते हैं। हमजा को अमेरिका के अटलांटा लाया जाता है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक चले मुकदमे के दौरान एफबीआई ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए, उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेनिन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करते $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही $10 लाख का जुर्माना भी डराया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब एफबीआई की टीम उसके साथ पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही अटलांटा एयरपोर्ट से एफबीआई ने पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पेनिन पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई, जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली। साथ ही हमजा को रॉबिनहुड का खिताब दिया जाने लगा। मुहिम के साथ साथ बहस छिड़ गई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूट कर गरीबों को पैसा देता रहा। खबर तो यहां तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। देखते ही देखते हमजा को हीरो का दर्जा मिलना शुरू हो गया। इसकी जांच फिर शुरू हुई तो ऐसा कोई सबूत और सुराग किसी को नहीं मिला कि आखिर इतनी रकम लूटने वाले ने सारे पैसों का किया क्या। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक है और अपने उन्हीं शौक को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक बैंकों से पैसे निकालता है और उन्हें खर्च करता है। टॉप दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करना और दूसरा सबसे महंगी जगहों पर रहना, एक आलीशान लाइफस्टाइल का अपना सपना पूरा कर रहा है। हालांकि उसने कहीं और किसी से भी ये नहीं कहा कि उसने लूटी रकम को कहीं किसी भी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीन के लोगों को दी हो। कुल मिलाकर एफबीआई की रिपोर्ट भी यही खुलासा करती थी कि हमजा कोई और नहीं, एक मामूली चोर था जिसने बड़े ही गैरमामूली तरीके से अमेरिका के 217 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे।